भले ही आपको कई तथ्यों के बारे में पता हो, लेकिन जानने के लिए इस दुनिया में और भी कई तथ्य मौजूद हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपको ये इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन किसे पता कि जो इस वक्त आपको बेकार लग रहा हो, कल वो आपको किसी डिस्कशन के वक्त काम आ जाए। तो बने रहिए हमारे साथ कुछ रोचक और अजीब तथ्यों को जानने के लिए। बिना सर की चिकन 18 महीनों तक जिंदा रही। ये बात सितंबर 10, 1945 की है, जब लॉर्ड ओल्सन और उनकी पत्नी क्लारा अपने कोलोराडो के फ्रिएटा में स्थित फार्म में चिकन्स को मार रहे थे। तब ऐसी घटना घटी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ओल्सन ने लगभग 50 से भी ज्यादा पक्षियों के सिर काट दिए, लेकिन एक पक्षी ने कुछ ही पल बाद चलना शुरू कर दिया। ओल्सन ने उस पक्षी को उस रात एप्पल के बॉक्स में रखा और अगली सुबह जब वे जागे तब वे शॉक थे कि वो पक्षी बिल्कुल पहले की तरह चल फिर रहा था। जब ओल्सन बाकी शवों को शहर में बेचने के लिए जा रहे थे, उन्होंने इस पक्षी को भी अपने साथ ले लिया और उस पर पैसों के बदले शर्त लगाने लगे। जैसे ये बात दूसरे लोगों तक पहुंचने लगी, एक साइड शो प्रमोटर ने ओल्सन को कांटेक्ट किया और फिर चीजें बदलने लगीं। इस मुर्गी का नाम उन्होंने मिरेकल माइक रखा और बाद में वे यूएस के टूर पर निकल गए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी ये मुर्गी देखने को मिल रही थी। माइक को जिंदा रखने के लिए वे इसे दूध और पानी, उसके म्यूकस भी एक सिरिंज की मदद से निकाला करते थे। जब वे अपने करियर के चरम पर थे, तब माइक की मदद से वे हर महीने $4,500 कमा लेते थे। लेकिन 1947 में बुरी घटना हुई। ओल्सन उस वक्त अपने फिलाडेल्फिया के मोटेल रूम में थे जब उन्होंने उस मुर्गी के दम घुटने की आवाज सुनी, और इससे पहले कि वे सिरिंज खोज पाए, माइक मर चुका था। अफवाहें ऐसी भी हैं कि ओल्सन ने एक बार फिर से मुर्गियों के सर काटकर उन्हें जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेचारी मुर्गियां। एक मरे हुए घुड़सवार ने रेस जीती। 3 जून 1923 को 22 वर्षीय फ्रैंक हेज ने बेलमोंट पार्क में अपनी पहली रेस जीती। जीवन की आखिरी रेस भी थी वो। वैसे तो हेज घुड़सवारी में अच्छे थे। उन्होंने देश को तब शॉक कर दिया जब उन्होंने 20-1 की रेस अपने घोड़े स्वीट किस के साथ जीती और उन्होंने फैंस के फेवरेट गिम को भी मात दे दी। लेकिन इससे भी बड़ी शौक की बात यह है कि जैसे ही घोड़े ने फिनिश लाइन क्रॉस की, हेज उस पर से गिर पड़े और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि लोगों का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी, लेकिन आज भी 95 साल के बाद भी ये साफ नहीं हुआ कि उनकी मौत एग्जैक्टली किस वजह से हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्हें रेस के 24 घंटे पहले 10 पाउंड वजन कम करने के लिए कहा गया था। हो सकता है उसके कारण उन्हें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा हो। अफवाहों का कहना है कि इस रेस के बाद उस घोड़े को कभी भी रेस में शामिल नहीं किया गया और उसे इस घटना के बाद स्वीट किस ऑफ डेथ का उपनाम दे दिया गया। टी बैग्स इन्वेंशन एक एक्सीडेंट के कारण हुआ। टी बैग के बिना अपने जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिंपल सा क्रिएशन एक एक्सीडेंट के कारण हुआ था? ये बात साल 1908 की है, जब न्यूयॉर्क के टी इंपोर्टर थॉमस सुलिवियन अपने ग्राहकों तक चाय की पत्तियां पहुंचाने के लिए एक सस्ते तरीके की खोज में थे। तीन उस वक्त पैकिंग के लिए काफी मशहूर था, लेकिन उसे शिप करने में काफी पैसे लगते थे। तभी सुविलियन को एक आइडिया आता है और उन्होंने अपने सैंपल्स को एक सिल्क की पोटली में भर दिया। उसके बाद हुआ ये कि ग्राहकों को ये समझ नहीं आया कि उन्हें इन बैग्स का क्या करना है, इसीलिए उन्होंने इस बैग्स को गर्म पानी में डाल दिया और कुछ इस तरह से टी बैग्स का जन्म हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि रॉबर्टा सी लॉसन और मैरी मैक्लरिन नाम की महिलाओं ने 1901 में ही टी लीफ होल्डर के लिए पेटेंट फाइल कर दिया था। भले ही सिविलियन के लक ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि लड़कियों ने 7 साल पहले बाजी मार ली थी। अंटार्कटिका में 2 एटीएम हैं। हालांकि अंटार्कटिका में बहुत ही कम लोग गए होंगे, जिसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वहां का तापमान और वहां पर महीनों तक रहने वाला अंधेरा है। लेकिन इस बर्फीले क्लाइमेट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कई कैफे और शॉप्स हैं जो सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। सोचिए, अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप करेंसी के तौर पर इस्तेमाल क्या करेंगे? मछली? अफसोस है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन शुक्र है कि आप वहां पर मौजूद 2 एटीएम में से किसी एक में जा सकते हैं। 1998 में बैंकिंग समूह वेल्स फार्गो ने मैकमुर्डो स्टेशन पर अंटार्कटिका का पहला कैश पॉइंट स्थापित किया। मौसम के आधार पर मैकमुर्डो की आबादी 250 से 1000 लोगों के बीच होती है, इसीलिए कैश का होना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि यहाँ पर एक और एटीएम स्थापित किया गया, क्योंकि अगर एक मशीन खराब हो जाती है और जब तक फ्लाइट उसे रिपेयर करने के लिए आती है, दूसरी मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो मैकमुर्डो न्यूजीलैंड के नजदीक है, फिर इस मशीन में आपको अमेरिकन डॉलर्स ही मिलेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका की कोई अपनी करेंसी है ही नहीं। हालांकि ये साबित करता है कि आप वहां पर गए हैं, तो आप वहां से कॉमेमोरेटिव अंटार्कटिक $10 खरीद सकते हैं। मूस बढ़िया गोताखोर हैं।
अगर एनिमल किंगडम में एक ओलंपिक डाइविंग टीम बनाई जाती तो आप शायद ही मूस को पसंद करते। लेकिन सच कहूं तो अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो आप पछताएंगे, क्योंकि असल में मूस एक अच्छे स्विमर्स हैं। मूस डियर फैमिली के सबसे बड़े मेंबर्स में से एक हैं और उनकी एपेटाइट भी अच्छी खासी होती है। उन्हें एक दिन में कम से कम 24 किलो तक प्लांट्स खाने की जरूरत होती है। लेकिन कनाडा में गर्मियों के दिन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्हें स्विमिंग में महारत हासिल है और वे अपनी सांस तकरीबन 1 मिनट तक रोक सकते हैं। इसीलिए उन्हें नदी और झीलों के तल पर न्यूट्रिएंट से भरे पौधों को ढूंढने में परेशानी नहीं होती। और हाँ, उनके ये नाक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये पानी के अंदर वॉवल्स की तरह काम करते हैं, जो कि स्नॉर्कल की तरह पानी को बाहर रखते हैं। एक मूस आराम से 20 फीट की गहराई तक तैर सकता है। हालांकि उनके इस टैलेंट के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इसीलिए कभी कभी लोग उन्हें झीलों में मौजूद भूत समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो मूस होते हैं। चार्ली चैपलिन खुद चार्ली चैपलिन जैसी दिखने वाली प्रतियोगिता हार गए। वो कहते हैं ना कि ओरिजिनल चीज को कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये बात हमारे आइकॉनिक कॉमेडियन और साइलेंट मूवी स्टार चार्ली चैपलिन पर लागू नहीं होती। 1975 में उनकी मौत से 2 साल पहले चैपलिन ने फ्रांस में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां पर लोग चार्ली के जैसे दिखने वाले लोगों का कंपटीशन कर रहे थे। हालांकि वे इसमें भाग क्यों लेना चाहते थे ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो लोगों को हंसाना चाहते थे। लेकिन किसे पता था कि उन्हें जो इनाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है कि लोगों ने चैपलिन को नहीं पहचाना और उन्हें जो प्राइज मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, बल्कि उन्हें इस कंपटीशन में 3रा स्थान मिला। कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा ये उनके लिए। इस किस्से के पीछे थ्योरी ये है कि उनकी आंखों के रंग के कारण जजेस धोखा खा गए, क्योंकि उनकी आंखों में जो हल्का नीला रंग था वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में नजर नहीं आता है। बैड लक चार्ली, हो सकता है इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, क्योंकि एक बार डॉली पार्टन भी अपने लुका लाइक कॉन्टेस्ट में हार चुकी हैं। डॉल्फिन के निपल्स वहां नहीं होते जहां आप सोचते हैं कि वे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉल्फिन के निपल्स कहाँ हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मानो या ना मानो, डॉल्फिन पर निपल पिन करने की गेम में अगर आप उनके बट के पास पिन नहीं करते हैं तो आपका जवाब गलत होगा। जी हाँ, डॉल्फिन के निपल्स उनके गुदों के पास होते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। एक बेबी डॉल्फिन या काफ जन्म के बाद से ही अपनी माँ के पीछे लग जाता है और उन्हें कई बार दूध पीने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मदर डॉल्फिन के मेमोरी ग्लैंड्स ओपन होते हैं, जिसके बाद बेबी आसानी से अपने मुंह के बीच उन्हें पकड़ लेता है और बच्चे को आसानी से दूध प्राप्त हो जाता है। दूध पिलाने का ये सिलसिला लगभग 12 से 18 महीने तक चलता रहता है। हो सकता है कि इसके बाद बेबी डॉल्फिन गलत समय पर देर रात दूध पीने के लिए जा रहा हो। शार्क की तुलना में लोगों की जान वेंडिंग मशीन ज्यादा लेती हैं। शार्क से भरा हुआ पानी हो सकता है कि आपके लिए बेहद बुरा सपना हो, लेकिन इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे। लेकिन आपको इसके बजाय एक ऐसे साइलेंट किलर से मिलवाते हैं जिससे आपको बच के रहना चाहिए, वो भी तब जब आपको भूख लगी हो। वेंडिंग मशीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर हम वेंडिंग मशीन से लगने वाली चोटों के बारे में बात करें तो हर साल ऐसे लगभग 1700 मामले सामने आते हैं। वहीं शार्क अटैक तो शायद मुश्किल से 25 होते होंगे। वहीं 2 से 4 लोगों की मौका वारदात पर जान भी चली जाती है। तो वहीं शार्क के किस्सों में तो शायद एक ही आदमी की जान जाती है। ऐसा नहीं है कि वेंडिंग मशीन में डरावने दांत लगे हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा पाया जाता है कि लोग इसके नीचे दबे हुए पाए जाते हैं क्योंकि वो उन्हें जोर से हिलाते हैं। भाई, मैं एक चीटोस के लिए अपनी जान कभी नहीं गंवाना चाहूंगा। वैसे तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए आंकड़े हैं, क्योंकि एक शार्क तो कभी भी एक वेंडिंग मशीन की तुलना में 10% ज्यादा घातक है। पर हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि आपका सामना इनसे हो, इसकी संभावना बहुत ही कम है। गायों की भी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। हम भले ही कितने ही एफर्ट्स क्यों न कर लें, लेकिन इंसान कभी भी जानवरों की दुनिया को समझ नहीं सकता। ये कहना आसान है कि फार्म में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि गाय, उन्हें घास खाने और मीथेन छोड़ने के अलावा कुछ काम नहीं है। लेकिन 2019 में एक अध्ययन में सामने आया कि गायों की भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी की किस्टा मैकलेनन ने गायों की 30-30 मिनट के लिए दूसरी गायों से जोड़ी बनाई। पहली जोड़ी उन गायों के साथ होती जिन्हें वे जानती थीं और दूसरी बार उन गायों के साथ जिन्हें वे बिल्कुल नहीं जानती। और इन सेशंस के दरमियान मैकलेनन ने उनकी हार्ट बीट चेक की। तब उन्हें पता चला कि एक गाय अपनी पहचान वाली गाय के साथ जब होती है तब वो कम स्ट्रेस्ड होती है। साल 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने एक अध्ययन किया जिसमें युवा गायों को पहले अकेले रखा और बाद में उनके दोस्तों के साथ, जिससे ये पता चला कि वे जब साथ रहते हैं तब काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रेंडशिप उन्हें ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। काश इस तरह की खोज पर कभी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। वायोमिंग में सिर्फ 2 एस्केलेटर हैं।
आपने आखिरी बार एस्केलेटर से कब ट्रैवल किया था? याद नहीं ना? आखिरकार इस तरह की छोटी मोटी चीजों को कौन याद करता है? लेकिन व्योमिंग के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस राज्य में आपको सिर्फ 2 ही एस्केलेटर मिलेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक इंसान के लिए 0.0000034 एस्केलेटर्स उपलब्ध हैं और 2016 में इस राज्य की आबादी 5,85,501 थी। दोनों ही एस्केलेटर यहाँ के शहर कैस्पर में हैं। पहला नेशनल बैंक में और दूसरा हिल टॉप नेशनल बैंक में। अगर आपको कहीं और जाना है तो इसके लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस काउबॉय स्टेट में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की कमी क्यों है? तो शायद इसलिए कि कोई आपको इन सीढ़ियों से निकल जाएगा। तो मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। बात बस इतनी है कि लिफ्ट को इंस्टॉल करना सस्ता और आसान है। वहीं यहाँ के पड़ोसी राज्यों डकोटा और मोंटानो में भी आपको सिर्फ 6 ही एस्केलेटर मिलेंगे। तो हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता हो कि जब हम खुद ही चल सकते हैं तो फिर हमें चलती हुई सीढ़ियों की क्या जरूरत है। लाइम डूब जाते हैं, वहीं लेमन तैरते हैं, ऐसा क्यों? आज मैं आपके सामने एक बार में लगाई जाने वाली एक शर्त पेश कर रहा हूं, जिसे आप कभी नहीं हारेंगे। वो ये है कि एक लेमन पानी में तैरता रहेगा, वहीं एक लाइम सीधा डूब जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेमन का छिलका लाइम की तुलना में मोटा और झरझरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इन दोनों फ्रूट्स को काटेंगे तब आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप इन दोनों को चॉप भी करेंगे तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। USDA की एक वेबसाइट के हिसाब से लाइम के वजन में पानी का 88.26% हिस्सा होता है, तो लेमन में 87.4%। हालांकि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है और दोनों का ही वजन 101 ग्राम जितना होता है। तो फिर अगर इसका संबंध वजन से नहीं है तो फिर मामला क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका संबंध डेंसिटी से है, क्योंकि कोई सामान तैरेगा अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी। तो पानी की तुलना में लाइम की डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml होती है, तो लेमन की डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की डेंसिटी की तुलना में ये लगभग 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। अब मैं समझ गया। जैसा कि मैंने कहा था, वो चीजें जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो तैरते हैं, लेकिन क्योंकि लेमन की डेंसिटी लगभग पानी जितनी है तो वे आराम से तैरेंगे। वहीं लाइम इनसे ज्यादा डेंस होते हैं, इसलिए उनका डूबना निश्चित है। मगरमच्छ अपनी जीभ बाहर नहीं रख सकते। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच क्या डिफरेंस है? वो ये है कि अगर एक क्रोकोडाइल चाहे फिर भी अपनी जीभ बाहर नहीं रख सकता। एवोल्यूशन एक बहुत ही अजीब चीज है और ऐसा पता चलता है कि क्रोकोडाइल में इस बुनियादी क्षमता की कमी होती है और एक मेम्ब्रेन के कारण उनकी जीभ उनके मुंह के ऊपरी हिस्से से जुड़ी रहती है, जिसके कारण उनके लिए इसे बाहर निकालना नामुमकिन है। लेकिन इसके कारण उन्हें एक फायदा भी है। वो ये है कि जब वे शिकार करते हुए अपना मुंह जल्दी से बंद करते हैं तब उनकी जीभ मुंह बंद करते वक्त उनके बीच में नहीं आती। वहीं एलिगेटर्स की जीभ उनके मुंह जितनी बड़ी होती है और वे उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि उनके मुंह में एक प्लेटल वॉल्व होता है जो शिकार करते वक्त उनके मुंह के अंदर पानी को जाने से रोकता है, और ये खूबी क्रोकोडाइल में बिल्कुल नहीं होती। वहीं अगर दोनों की तुलना की जाए तो एलिगेटर ज्यादा शांत होते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपका सामना इन जायंट रेप्टाइल से हुआ तो आप जानना चाहते हैं कि वो आपको काटेगा या नहीं, जीभ बाहर निकालने का इंतजार करें। अगर आपके पास भी इसी तरह के ज्ञान का भंडार है और आपको लगता है कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।